हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आज सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। ये एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था वो 1 दिसंबर 2018 को हुआ था, उसी के आज पीवाईक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं कि देखिए, जो पेपर 2 में तो वो 4 सब्जेक्ट आते हैं। अगर हम मान लीजिए कि आप लोगों के पास क्या है, मैथ और साइंस है, तो आप लोगों के 5 सब्जेक्ट होंगे 30 मार्क्स के। और अगर आपके पास सोशल साइंस है तो आपकी 60 मार्क्स की क्या होगी, सोशल साइंस होगी। तो इसमें देखिए, कुछ आपके जब एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे होते हैं। तो आप लोग जानते हो, जो लोग पहली बार दे रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारे भाग पूछे जाते हैं, देखिए जो हमारा जो सेकंड होता है, देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, भाग आपके 5 भाग होंगे या फिर आपके 4 भाग होंगे। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा बाल विकास जो पूछा जाता है वो कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का बाल विकास होता है। फिर जो जिनका जो है साइंस और मैथ रहता है, तो उनका जो होते हैं वो 31 से लेके आपके जो 31 से लेके 90 तक आपके क्या रहेगा, आपका जो है वो गणित और विज्ञान रहेगा। फिर आपका आ जाता है 31, जिनके पास जो है SST है, सोशल साइंस है, तो उनका रहेगा क्या रहेगा, 31 से लेकर 90 तक आपका क्या रहेगा, सोशल साइंस। और फिर उसके बाद आएगा 91 से 120 तक जो है आपकी रहेगी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है। आपकी हिंदी होगी तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहेगी। जिन लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो उनकी इंग्लिश रहेगी। फिर आ जाता है आपका क्या आएगा, सेकंड लैंग्वेज है, जिनकी भैया जिनकी जो है इसमें जो है अंग्रेज़ी होगी तो उनकी सेकंड लैंग्वेज अंग्रेज़ी रहेगी। और जिनकी हिंदी सेकंड लैंग्वेज होगी तो हिंदी, तो वो कहाँ से होगी, आपकी 121 से लेके 50 तक रहेगी। अगर इसके इंस्ट्रक्शंस को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम जो है क्या करते हैं, देखिए। और दूसरा क्या दे रखा है, परीक्षार्थियों को प्रश्न संख्या 31 से 90 तक या तो भाग सेकंड गणित और विज्ञान या फिर भाग थर्ड सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान करने से है। तो यही सब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, हो सकता है आप लोग को ये सभी इंस्ट्रक्शन पता हो। फिर आते हैं यहाँ पर आपको जो भी है, आपके जो भी एग्ज़ाम के इसमें देखिए, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, आपको कैंडिडेट को कैपिटल लेटर्स में आपका नेम लिखना है। फिर आपका जो भी रोल नंबर है वो लिखना है। फिर आपको नंबर्स में क्या लिखना है, आपको अंकों में रोल नंबर लिखना है। और दूसरा आपको वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है। फिर परीक्षा केंद्र बड़े अक्षरों में, जो भी जहाँ पर आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर का नाम लिखना होगा। वहाँ पर जिस स्कूल में जिस भी कॉलेज स्कूल का नाम लिखना होगा। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। और निरीक्षक, जो भी वहाँ पर जो भी आपके क्या है क्लास टीचर हैं, वहाँ पे जो टीचर हैं तो उनके यहाँ पे साइन होंगे। फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उन दोनों में पेपर दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा पेपर 2 का भाग फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है कि दे रखा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या फिर अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो विकास जो है वो किसे दर्शाता है, तो किसे दर्शाता है, वो हमारा दर्शाता है मध्य से बाहरी विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा, कौन सा है, 2। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी, कहने कि जो स्कूल है वो बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ जो स्कूल है वो बच्चों के जो सोसाइटी है उसकी एक ऐसी संस्था है। तो ऐसी संस्था है जहाँ पर क्या है, तो एक ऐसी संस्था है जहाँ जहाँ क्या है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चे का होता है। तो वहाँ पर प्रमुख स्थान किसका होता है, स्कूली बच्चे का होता है। देखिए, स्कूल एक समाज की, कहने के जो स्कूल है वो बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर मुख्य स्थान किसका होता है, वहाँ पर बच्चों का, स्कूली बच्चों का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, देखिए जब आप एक शिक्षक यानी कि टीचिंग जो टीचर समूह ग्रुप है उससे जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं। देखिए, आप क्या करते हैं, जब एक टीचर की तरह क्या होते हैं, टीचर और टीचरों के साथ समूह में जुड़ जाते हैं, ग्रुप में जुड़ जाते हैं, तो और फिर क्या करते हैं, और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं। जिस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं उसी तरीके के आप भी पोशाक यानी धारण करने लगते। तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो आप किसका यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे कर देते हैं समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसकी, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 4। कौन सा है, 4 है।
किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। कह रहे हैं कि जो वस्तु स्थायित्व की जो वस्तु स्थायित्व की अवधारणा है वो पियाजे के अनुसार बच्चे में किस अवस्था में जो है वो प्राप्त हो जाती, किस चरण में हो जाती। तो किस में आ जाती वस्तु स्थायित्व की जो अवधारणा है पियाजे के अनुसार, जब वो बच्चा जो होता है कब कितने साल का होता है, 2 से लेके 0 से 2 साल का होता है। तो संवेदी गामक अवस्था में बच्चे में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व की धारणा का विकास हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 5 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना, कौन सी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो किसके संदर्भ में बनाई जाती है, तो किसके संदर्भ में बनाई जाती है, बाल, तो ये जो बनाई जाती है वो किसके संदर्भ में बनाई जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसमें जो होता है बच्चे को ध्यान में रखकर ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो है बच्चे को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कब से बच्चे जो होते हैं, कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे शब्दों को मिलाते हैं और फिर उससे क्या बनाते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो कब कितने मंथ के बच्चे, 18 से 24 मंथ के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 2 साल से तक के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, 18 महीने से लेकर 24 महीने तक के बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे शब्दों से क्या होते हैं, छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 7 है। कौन सा है, 7 है। बुद्धि लब्धि या फिर IQ, ठीक है, की अवधारणा दी थी। तो बुद्धि लब्धि या फिर IQ की जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी, तो ये जो दी थी किसने दी थी, स्टर्न ने दी थी। स्टर्न के द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा, स्टर्न के द्वारा दी गई थी। किसकी अवधारणा, बुद्धि लब्धि या फिर IQ की अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है, तो कह रहे हैं कि जो सृजनात्मकता की डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जो सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है। देखिए जिस बच्चे में सृजनात्मक होगी तो वो अलग बच्चा जो है उसमें जो है विविध तरीके की सोच होगी, यानी कि वो किसी क्वेश्चन का आंसर को जो है वो एक ही तरीके से नहीं सोचेगा बल्कि कई तरीकों से सोचेगा, उस आंसर को दे सकता है। तो यहाँ पर उसकी जो है सोच जो होगी विविध सोच होगी, उसमें नई नई सोच थिंकिंग होगी। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सृजनात्मकता बच्चे कहलाते हैं, जो सृजनात्मक विद्यार्थी कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो किसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, तो किसके नियमों, ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत क्या कराया जाता है, बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा है, 10 है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है। देखिए सोचने की प्रक्रिया बच्चे में क्या आएगा, थिंकिंग करने का जो प्रोसेस है। तो जब किसी भाषा, यानी कि आप जब कुछ सोचेंगे तो या तो इंग्लिश में सोचेंगे या फिर आप हिंदी में सोचेंगे, तो किसी ना किसी लैंग्वेज में सोचेंगे। तो जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जब आप कुछ भी सोचेंगे, मतलब आप थिंकिंग करेंगे तो किसी ना किसी लैंग्वेज में तो थिंकिंग करेंगे। तो नहीं है कि बिना किसी लैंग्वेज, या तो आप इंग्लिश में थिंकिंग कर सकते हैं, हिंदी में थिंकिंग कर सकते हैं, उर्दू में थिंकिंग कर सकते हैं, संस्कृत में थिंकिंग कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जब सोचने की प्रक्रिया, जो सोचने का प्रोसेस है वो किसी भाषा यानी कि किसी लैंग्वेज द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भाषा निर्धारित कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा निर्धारित कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण, देखिए अपने अनुभवों यानी कि अपने खुद के एक्सपीरियंस और लक्षणों के आधार पर उपकरण क्या होते हैं, हमारे टूल्स होते हैं। तो उसमें खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों
रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो रवि क्या करता है, यहाँ पे जो लड़का है रवि वो क्या करता है, उपकरणों की मरम्मत करता है, उनको ठीक करता है। तो वो उपयोग करता है, तो वो क्या उपयोग कर रहा है, तो अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में देखिए कोई भी चीज़, मान लीजिए कि एक मोबाइल ख़राब हो गया, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल ख़राब हो गया तो आप क्या करेंगे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस मोबाइल की क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप उसकी क्या करते हैं, मरम्मत कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो उपयोग जो है कह रहे हैं कि क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, अनुमानी विधि का कहलाएगा। क्या करेगा, यहाँ पे वो अनुमानी विधि का कहलाएगा। तो वो उपयोग करता है, तो किसका करता है, अनुमानी विधि का उपयोग करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन सा 12 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। देखिए दिव्या जो है वो क्या करती है, अक्सर हमेशा जो होती है निर्देशित कार्यों को, जो भी उसको निर्देश दिए गए हैं कार्यों को क्या करती है, छोटे छोटे हिस्सों में। अब एक कार्य है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक 30 क्वेश्चन, आज जो है अब मैं आपको एक 30 क्वेश्चन करा रही हूँ, तो क्या कर रहे हैं, आपको वो 30 क्वेश्चन हो सकता है याद हो जाए, लेकिन आपको जब मैं पूरी मैराथन कराऊंगी तो हो सकता है उसमें 300 से 400 400 क्वेश्चन हो, वो आप एक साथ ना कर पाए, लेकिन क्या है आपको छोटे छोटे हिस्सों में क्या करके वो आपको आसान बना देती है। तो वो उपयोग क्या कहलाता है, तो आप उसको आपको ये 30 क्वेश्चन आराम से लर्न भी हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि वो उपयोग करती है, तो वो क्या उपयोग कर रही है, तो वो जो उपयोग कर रही है वो कर रही है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रही है। किसका कर रही है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। कौन सा है, 13 है। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। देखिए कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे मेल और फीमेल है, देखिए पुरुष और महिला की भूमिकाओं का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, सोसाइटी करती है, समाज करता है। तो ये कथन बताता है कि, तो ये कथन क्या बताता है, तो ये कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। जो यहाँ पे लैंगिकता की गई है, जहाँ पे पुरुष और महिला का भूमिकाओं, उनकी जो भूमिका जो भी रोल है, जैसे कि आप फीमेल हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, जो आप फीमेल हैं तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे कि पुरुष हैं तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो मतलब गेम खेल सकते हैं, मैच खेल सकते हैं। और यहाँ पे महिला है तो वो क्या कर सकती हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, वो घर का खाना बना सकती हैं। तो ये इस तरीके की जो भूमिकाओं का निर्धारण कर रहा है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे वो समाज कर रहा है। तो ये जो कथन बताता है कि जो समाज ये कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्या कहलाएगा, जो लैंगिकता है तो वो क्या है, हमारी क्या है, सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कौन सा है, 14 है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण क्या है। ग्रेडिंग, बच्चों को क्या दिया जाता है, ग्रेड ABCD ग्रेड दिया जाता है। कोडिंग या फिर अंकन अंक दिए जाते हैं, या फिर क्रेडिट ये संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं, तो ये जो उदाहरण है वो किसके उदाहरण हैं, तो किसके उदाहरण है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आंकलन की गणना विधि। तो अधिगमकर्ता, जो अधिगमकर्ता कौन होते हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं हम अधिगमकर्ता होते हैं। तो उनकी जो उपलब्धि होती है, अचीवमेंट होता है, उसके आंकलन की गणन विधि होती है। तो क्या होता है, आपने जैसे कुछ सीखा, आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम जब देंगे जाके तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, तो वही क्या होगा, आपका आंकलन हो जाएगा। तो जो मार्क्स मिलेंगे वो आपकी गणन विधि कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कह रहे हैं अधिगमकर्ता आपको पता है लर्नर्स होते हैं, जो भी आप अधिगम करता है। जैसे मान लीजिए जो भी आप सीख रहे हैं एग्जाम के लिए, तो वो आप क्या है, अधिगमकर्ता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आंकलन, अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो जो अधिगमकर्ता की उपलब्धि, जैसे कि आपने क्या सीखा, अभी मान लीजिए कि आपको मैंने 30 क्वेश्चन ये करा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसी में से एक टेस्ट ले लेती हूँ, आप इसके बाद आपको मैंने 10 क्वेश्चन दे दिए और आपको उसके आंसर बताना है वहाँ पे। तो क्या है, अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आंकलन, तो आपने जो सीखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक टीचर होने के नाते हम क्या करेंगे, तो आंकलन करेंगे, शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पे जो हम आंकलन करेंगे तो वो जो आपका हम आंकलन करेंगे तो वो हमारी किस में हेल्प करेगा, तो वो जो हमारी हेल्प करेगा वो किस में करेगा, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। क्या मतलब, जो हमने आपको जिस शिक्षण विधि से, जो भी टीचिंग मेथड से पढ़ाया है, क्या वो आपको समझ में आया है। तभी आप, अगर आपने क्या किया 10 के 10 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो आपको मैंने पढ़ाया है तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, ताकि आपको वो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। इसलिए हमारी जो शिक्षण विधियों का भी क्या होगी, उनका मूल्यांकन हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आप लोग को हर जहाँ पर भी क्वेश्चन आता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ नॉर्मल बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाती है, एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में बैठाल कर दी जाती है। तो इसमें जो होती है कोई भी बच्चे होते हैं, चाहे उनमें कोई भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, कोई भी कमी हो, फिर भी उनको एक साथ उनके साथ शिक्षा दी जाती है। तो यही हमारी कौन सी शिक्षा कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा के डैश के सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो हमारी आधारित है समता एवं समान अवसर। तो यहाँ पे सभी को समान अवसर दिए जाते हैं और सभी के साथ समता के सिद्धांत पर क्या है? हमारी समावेशी शिक्षा आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष। तो कह रहे हैं कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो ये अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये हमारा लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 2016 में। कब लागू किया गया था? हमारा 2016 में लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। कौन सा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए। व्यक्तिगत विविधताओं देखिए, हर बच्चा कोई भी अपने में सब दो बच्चे कोई भी एक से नहीं हो सकते। सबकी अलग अलग पर्सनल जो होती हैं, उनकी रुचियाँ होती हैं, उनकी योग्यताएं होती हैं, उनकी क्षमताएं होती हैं। तो सभी बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, तो कह रहे हैं कि अलग अलग बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या है? ऐसे विद्यालय होने चाहिए। तो उनकी जो विविधताएं होती हैं उनको पढ़ाने, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक जो है क्या, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे जैसे बच्चों को लर्निंग के लिए जो है टीचिंग मेथड की नीड है, तो हम क्या करेंगे? विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तो हमें वहाँ पे जो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो, तो जहाँ पर शिक्षक क्या हो, तो वहाँ पे एक ऐसे शिक्षक की नीड होती है जहाँ पर वो अलग अलग टीचिंग मेथड जानता हो, ताकि वो सभी बच्चों को अलग अलग टीचिंग मेथड से उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें पढ़ा सके। तो उसमें क्या होना चाहिए? उसको उसमें ट्रेन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। कौन सा है? 19 क्वेश्चन नंबर है। कह रहे हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो हमारा क्या था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क अनिवार्य बाल, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये क्या करता है? 2009 में जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम दिया गया था, वो क्या करता है? दिव्यांग, जो मतलब दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनको क्या है? निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कौन करता है? तो इसमें जो बच्चे हैं वो कौन से? 6 से 18 वर्ष। कितने हैं? 6 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या करता है? इसमें सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए, जैसे कि अलग अलग बच्चे हैं तो उनके जो लर्निंग करने की कैपेसिटी वो भी अलग है। तो कह रहे हैं कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगमय रूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, तो उसको प्रदान करने से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य? तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना के लिए, ताकि जो अधिगम कर रहे हैं वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। सार्वभौमिक संरचना के लिए तो शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से सीखेंगे, तो उनका अलग अलग तरीके से सीखने के लिए हमें किसका यूज़ करना होगा? ऑडियो विजुअल एड्स का, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 21। कौन सा है? 21 है। कहने के स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि स्व जागरूकता संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, प्लानिंग करना, ठीक है, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो क्या है? तो संज्ञान बोध, तो ये इत्यादि क्या है? संज्ञान बोध में क्या है? अंतर्निहित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे डैश कहा जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर, यानी एक्सपीरियंस के आधार पर क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मूर्त सोच कहा जाता है। तो क्या किया जाता है? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सोचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मूर्त सोच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्त सोच कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन सा है? 23। तो यहाँ पे करें कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि अधिगमकर्ता जो लर्नर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं कि जो भी आपके स्टूडेंट हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आपकी धीमी गति से सीखते हैं, कुछ आपकी तीव्र गति से सीखते हैं। तो ये सब आप बातें जो है आपको अच्छे से जानते हैं। तो क्या है, आप उनके इन सभी बातों को जानने के आधार पर उनकी कठिनाइयों को जानने के उनकी कठिनाइयों को भी जानते हैं। तो ये सब जानने के बावजूद क्या है, विभिन्न स्तरों पर ध्यान रखते हुए, इन सबको ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाने की विधि जो है उसको क्या कहा जाएगा? तो उस पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाएगा? बच्चों की कठिनाइयों को आप लोग जानते हैं, उसके आधार पर आप उनको क्या है, उनको उनकी सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनको क्या कर रहे हैं? स्टडी करा रहे हैं, मतलब टीचिंग कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? विभेदी अनुदेशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? विभेदी अनुदेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रतिपालन जो है अधिगम का, प्रतिपालन जो है यानी कि जो लर्निंग का है वो क्या है? एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो जो अधिगम के चरण का क्या है? पूर्ववर्ती है। तो वो कौन है? तो वो जो है वो हमारा कौन है? तो कौन है वहाँ पे? तो वो जो है हमारा क्या है? सामान्यकरण है। तो क्या है? हमारा सामान्यकरण है। तो सामान्यकरण के तो क्या करें? जो अधिगम के सामान्यकरण चरण के पूर्ववर्ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 25 है। कौन सा है? 25 है क्वेश्चन नंबर। जाजोंग का ये मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो संज्ञान और भाव जो होते हैं डैश कैसे होते हैं? संज्ञान और भाव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कह रहे हैं कि जो संज्ञान और जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। कौन सा है? 26 है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार, यानी कि आपने कोई भी काम पहले से सीखा है, हम क्या करते चाह रहे हैं? उसमें सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। प्रदर्शन करके मतलब उनको दिखाकर सिखा रहा है। तो वो शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वो शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? तो किस विधि का प्रयोग कर रहा है शिक्षण की? तो वो विधि का प्रयोग कर रहा है, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। किस विधि का? प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। मैथर और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके बाद फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। तो मैन और जैनिस के अनुसार, किसके अनुसार? मैन और जैनिस। निर्णय लेने वाले बच्चे क्या कहा होता है? कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं, तो निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके विकल्पों को क्या बनाते हैं? निर्णय लेने से हमें क्या होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो इस पहलू पर वो क्या करते हैं? पर एक विचार करते हैं। तो उसका ये व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो उसका ये जो व्यवहार प्रस्तुत करता है वो किसको प्रस्तुत करता है? सतर्क को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। कौन सा है? 28। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चाइल्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाइल्ड है, वो क्या करता है? डैश विचार के आधार पर, किसके आधार पर? कथनों की सच्चाई या फिर संभावना का मूल्यांकन करता है। तो किसके आधार पर करता है? तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या फिर संभावना का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। कौन सा है? 29 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं कि जिस दिए गए कार्य को करते समय, कभी कभी बच्चों को हम कोई कार्य दे देते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं? स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, खुद आनंद भी लेते हैं और क्या करते हैं? एक्सपीरियंस, अनुभव भी प्राप्त करते हैं। उसे डैश कहा जाएगा। तो
उसे क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम टीचिंग जो मेथड है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें क्या है? अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श दृश्य यानी कि हम देखकर, सुनकर और छूकर और क्या है डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? ये सब किया जाता है आपका गतिबोधक में। किसमें? गतिबोधक में किया जाता है। तो इसमें मैंने आपके 30 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।